नमस्कार, बड़ी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हरियाणा विधानसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान कर दिया है। राज्य में 90 सीटों पर चुनाव होंगे, तो वहीं हरियाणा में कुल 2 करोड़ 1 लाख मतदाता हैं। हरियाणा में 20,629 पोलिंग स्टेशन बनाए जाएंगे और 27 अगस्त को वोटर लिस्ट जारी की जाएगी। तो वहीं हरियाणा में 90 में से 73 सामान्य सीटें हैं और 17 एससी सीटें हैं। तो वोटिंग 1 अक्टूबर को होगी और मतों की गिनती 4 अक्टूबर को होगी। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर में भी 3 चरणों में चुनाव होंगे। 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को वोटिंग होगी। चुनाव की तारीखों के ऐलान होते ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। हरियाणा में 1 अक्टूबर को मतदान होना है और साथ ही साथ अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो 3 चरणों में यहां पर चुनाव होंगे। 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर में वोटिंग होनी है, जिसके मद्देनजर आदर्श आचार संहिता जो है लागू कर दी गई है। तो हरियाणा में भी जो है एक फेस में वोट डाले जाएंगे। 4 अक्टूबर में हरियाणा में मतगणना होगी। चुनाव आयोग ने जो है तारीखों का ऐलान किया है, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो और चाहे हरियाणा, दोनों ही जगह अगर बात करें तो हरियाणा में एक चरण में जो है वोट डाले जाएंगे तो और जो है जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में चुनाव होने हैं और हरियाणा में 1 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। तो वहीं जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो वहां पर जो है 3 चरणों में चुनाव होने हैं। 18 सितंबर और 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को यहां पर वोटिंग होनी है, जिसको देखते हुए आदर्श आचार संहिता जम्मू कश्मीर में जो है लागू। 12 सितंबर को नामांकन की आखिरी जो तारीख है वो तय की गई है। 5 सितंबर को नोटिफिकेशन जो है जारी होगा। 12 सितंबर को नामांकन की आखिरी तारीख है। तो जिस तरीके से विधानसभा के चुनाव पर जो है सभी की निगाहें टिकी हुई थी, उसको लेकर जो है चुनाव आयोग ने तारीखों का जो ऐलान है वो कर दिया है। हरियाणा विधानसभा की बात करें तो 90 सीटों के लिए चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। हरियाणा की सभी 90 सीटों के लिए एक ही चरण में मतदान होगा। सभी 90 सीटों पर 1 अक्टूबर को मतदान जो है यहां पर होना है। चुनाव नतीजे 4 अक्टूबर को आने हैं। मतगणना के बाद ये नतीजे आएंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त जो है राजीव कुमार ने चुनाव कार्यक्रम का ऐलान किया है। हरियाणा में 1 अक्टूबर को मतदान होना है। 4 अक्टूबर को वोटों की गिनती होगी। तो विधानसभा की 90 सीटों के लिए चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मोनू पंचाल हमारे साथ फरीदाबाद से और ओपी शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का स्वागत है। ओपी जी, मैं आपके पास आना चाह रहा हूं। ओपी, जिस तरीके से ऐलान हुआ है, चूंकि सभी की निगाहें जो है चुनावों पर इस समय टिकी हुई थी, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, पूरी तरीके से कमर कसकर मैदान में है। क्या कहेंगे, किस तरीके से जो है आप देख रहे हैं धरातल परिस्थिति? देखिए गौरव, पहले तो मैं ये बता दूं कि ये जो आचार संहिता लगी है पूरी तरीके से अप्रत्याशित थी। कोई कैलकुलेशन किसी का नहीं था, क्योंकि अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में 15 अगस्त के बाद जो है वो एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक बड़ी रैली होने की एक सरकार की तौर पर और पार्टी के तौर पर कहीं ना कहीं चर्चाएं थी। हिसार एयरपोर्ट को लेकर लाइसेंस जो है वो अगले 2 से 3 दिन में जो है वो आने वाला है। तो उसके बाद उम्मीद लगाई जा रही थी कि जैसे ही लाइसेंस आ जाएगा तो 20, 21 या 25 अगस्त के आसपास हरियाणा के अंदर एक जो है वो बड़ी जो कहीं ना कहीं रैली करेंगे, जिसमें कई करोड़ रुपए की घोषणाएं जो है वो प्रधानमंत्री के द्वारा जो कहीं ना कहीं करवाई जाती है। वहीं अगर अंबाला की बात करें तो अंबाला का जो एयरपोर्ट के अंदर जो एक डोमेस्टिक एयरपोर्ट बनाने को लेकर एक हवाई पट्टी का एक जो मतलब हरियाणा सरकार को जो दिया गया था, उसका भी चर्चाएं थी कि हिसार एयरपोर्ट और चंडीगढ़ माफ कीजिएगा अंबाला जो डोमेस्टिक एयरपोर्ट है, इन दोनों के जो फंक्शनल है वो एक ही दिन होगा। तो ऐसे में कोई भी मतलब कहीं से भी कयास नहीं लगाया जा रहा। सबका मानना यही था कि 10 सितंबर के बाद कहीं ना कहीं आचार संहिता लगनी थी। लेकिन अगर आप मैं
हरियाणा में पार्टी वाइज स्थिति बताऊं तो सभी पार्टियां अपने आप में जो है वो कहीं ना कहीं अपने प्रत्याशियों की पकड़ में जो है वो लगी हुई है, लेकिन देखते हैं कि कौन कितना कामयाब होता है। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के अंदर जो है पार्टी के सर्वे जो है वो होने लगे हैं। बीजेपी में जो है कोई नॉमिनेशन पत्र नहीं लिया जाता, जो टिकट के खुद चहेत होते हैं वो खुद अपना जो है वो दावा अपने नजदीकियों के जरिए करते हैं, और बीजेपी में जो एक प्रक्रिया है उसके तहत कहीं ना कहीं जो है वो अपना एक प्रोसीजर वो चल रहा है। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में अभी तक, अगर मैं 2 दिन पहले तक की बात करूं तो कांग्रेस में करीबन 2600 के आसपास लोगों ने जो है वो नामांकन माफ कीजिए टिकटों के लिए जो आवेदन विभिन्न सीटों से जो है वो किया था, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा बात करें, पूर्व सांसद कैलाश सैनी बात करें, इस हिसाब से जो पूर्व सांसद ब्रजेंद्र सिंह बीजेपी के कोटे से बने थे, जो बाद में कांग्रेस में शामिल हो गए थे लोकसभा चुनाव के दौरान, तो उन्होंने भी उचाना से टिकट मांगी। तो इस तरीके से करीबन 2500 से ज्यादा टिकटें उनकी आई हुई है। जहां तक इनेलो की बात करें तो इनेलो ने 3 से 4 सीटें अपनी घोषित की हुई है, और उसका जो चुनाव है वो बहुजन समाज पार्टी के हाथ गठबंधन में वो कहीं ना कहीं लड़ेगी। जेजेपी की बात करें तो जेजेपी ने अभी हाल ही में अपनी जो पदाधिकारी हैं उनकी घोषणा की है, और अब सब काम जो कहीं ना कहीं तेजी होगा, और पूरी तरीके से चुनाव जो इस वक्त हरियाणा के अंदर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में एक कड़ा मुकाबला होते हुए दिखाई दे रहा है। दूसरा जो इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाजवादी पार्टी का गठबंधन है वो कहीं ना कहीं कितनी चोट इन लोगों को पहुंचाता है वो देखने वाली बात है। वहीं अगर हरियाणा में एक मतलब बहुत ही निचले स्तर पर एक चर्चा है कि शायद जननायक जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं गठबंधन कर ले, और ठीक है आचार संहिता लग गई है प्रदेश में, सरकार अब वैकल्पिक सरकार के तौर पर काम करेगी। तो अब हमें सिर्फ इंतजार करना है कि किस पार्टी का नेता किस पार्टी में जाता है, क्योंकि टिकट जाहिर सी बात है हर पार्टी 90 विधानसभा है तो 90 ही टिकटें बांटेगी। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में करीबन, अगर मैं परसों तक की बात करूं तो 45 जो पूर्व विधायक या सांसद हैं वो कांग्रेस को ज्वाइन कर चुके हैं। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं वो टिकटों के लालच में ही अब तक लोकसभा चुनाव से पहले जो एक बहुत शुरू हुआ था वो बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण बात कही ओपी जी आपने। विजेंद्र, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरीके से जो है चुनावों का ऐलान हुआ है, अगर देखा जाए तो इस तरीके से, चूंकि तमाम, अगर मैं सत्ता पक्ष की बात करूं, जो पार्टी है भाजपा ने जो है अभी जो है अपने उम्मीदवारों की जो लिस्ट के लिए जो है अपने कार्यकर्ताओं से पर्ची अब पेटी में डलवाई थी, और ऐसे में चुनाव का ऐलान होता है तो क्या लग रहा है आपको 90 सीटों पर जो है नाम तय कर पाएगा जो पार्टी, अब कितनी जल्दी जो है अपने लोगों के बीच में धरातल पर जो उतार पाएगी? विजेंद्र विजेंद्र, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी जी जी। देखिए जिस तरह से अब ऐलान चुनाव का हो चुका है, और ऐसे में 1 अक्टूबर को जिस तरह से मतगणना होगी और 4 अक्टूबर को उसका परिणाम घोषित किया जाएगा। साथ ही साथ जिस तरह से लोग कयास लगा रहे थे कि अभी वक्त लग सकता है चुनाव की घोषणा में, लेकिन जिस तरह से चुनाव आयोग ने घोषणा की तो कहीं ना कहीं अब जो अलग अलग तमाम पार्टियों के नेता है, पार्टी के जो आला कमान के जो नेता है अभी सब रणनीति बना रहे हैं। साथ ही साथ जो चुनावी मैदान में जो चुनाव लड़ना चाहते थे जो नेता लगातार अपना चुनावी दौरा कर रहे थे विधानसभा क्षेत्रों में अपने, तो अब वो कहीं ना कहीं अब टिकट की दौड़ में जो लोग थे उनसे बातचीत होगी, तो कहीं ना कहीं अब टिकट की जो दावेदारी कर रहे हैं उनमें से छटनी की जाएगी कौन बेहतर कैंडिडेट है। चाहे कांग्रेस की बात करें चाहे बीजेपी की बात करें, तो ये भी एक जद्दोजहद का काम होगा, क्योंकि तमाम लोग, अगर गुरुग्राम की बात करें, बादशाहपुर की बात करें, तमाम ऐसे नेता है जिसकी काफी लिस्ट लंबी है जो कि टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। गुरुग्राम विधानसभा से, बादशाहपुर विधानसभा से, भाजपा के हो या कांग्रेस के हो, तो कहीं ना कहीं अगर किसी एक को टिकट मिलती है तो कहीं ना कहीं और नेता नाराज होंगे। तो ये भी एक बड़ा सवाल होगा उन नेताओं को मनाने का कि किसको टिकट मिलती है किसको नहीं मिलती, ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन इतना जरूर है कि अब चुनाव की जो तारीखों का ऐलान हो चुका है और अभी से अब पार्टी बैठकर रणनीति बनानी शुरू कर दी है। जी ठीक है। मनु,
जिस तरीके से जो है ओपी शर्मा ने और विजेंद्र कुमार, जो आप दोनों ही बातों का अगर मेन बिंदु देखा जाए तो जिस तरीके से जो चुनावों का ऐलान हो गया है और ऐसे में दोनों ही पार्टियां या फिर मैं कहूं विपक्ष में जितनी भी छोटी पार्टी है या फिर बड़ी पार्टी कांग्रेस को भी शामिल किया जाए, ऐसे में भाजपा की तरफ देखा जाए तो उम्मीदवारों के लिए उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से पर्ची पेटी में डलवाई। तो अब ये दौर वो दौर है, चूंकि कम वक्त रह गया है चुनावों में, ऐलान यहां पर हो गया है, तो उम्मीदवारों का नाम चयन करना, फिर अपने रूठे हुए यानी कि जो लोगों को टिकट नहीं मिलेगा उन उम्मीदवारों को इधर से उधर जाने की भी संभावनाएं ज्यादा हो जाती हैं। तो कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, जिस तरीके से देखा जाए, क्योंकि 1 अक्टूबर को जो है वो चुनाव का ऐलान हो चुका है, लेकिन बात की जाए तो फरीदाबाद की लोकसभा की बात की जाए तो 9 जो है वो विधानसभा जो है वो सीटें आती है। लेकिन बात की जाए तो जिस तरीके से देखा जाए तो लगातार अगर फरीदाबाद की बात की जाए तो फरीदाबाद में चाहे ओल्ड विधानसभा से ले लिया जाए, चाहे बड़कल विधानसभा से ले लिया जाए, तो तमाम तरीके से देखा जाए तो सबसे पहले नजर डाली जाए तो कांग्रेस की लिस्ट को लेकर के, क्योंकि कांग्रेस की लिस्ट में एक विधानसभा से लगभग 15 से 20 कैंडिडेटों के नाम जो है वो सामने आए हैं, जिस तरीके से जो टिकट लेने के दावे यहाँ पर ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। उसके साथ साथ बात की जाए तो बीजेपी भी पीछे नहीं है, क्योंकि बीजेपी के भी तमाम कार्यकर्ता या चाहे वो मौजूदा विधायक हो इस समय में, चाहे वो पूर्व विधायक हो, चाहे तमाम तरीके से कार्यकर्ता हो, वो भी जो है लेने का दावा यहाँ पर ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी भी लिस्ट लगातार यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। वहीं विपक्ष की बात की जाए तो जिस तरीके से इंडियन नेशनल लोकदल की बात की जाए तो उनका गठबंधन यहाँ पर बीएसपी और इनेलो का जिस तरीके से गठबंधन हुआ तो उनका पूरी तरीके से तय हो चुका है, क्योंकि 53 और 32 पर यहाँ पर चुनाव जो है वो यहाँ पर लड़ा जाएगा। तमाम तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर अभी तक कोई लिस्ट जारी नहीं की गई है। जिस तरीके से लगातार तमाम पार्टियों के जो टिकट मांगने के लोगों के नाम जो सामने आ रहे हैं वो इनेलो तक के अभी तक सामने नहीं आए हैं। चाहे वो जेजेपी की बात कर ली जाए तो जेजेपी की भी किसी तरीके से विधानसभा में कोई लिस्ट जारी नहीं की गई है। लेकिन जिस तरीके से देखा जाए तो बीजेपी और कांग्रेस, इनके नाम जो है वो लगातार तमाम तरीके से बढ़ चढ़ करके यहाँ पर देखे जा सकते हैं। तमाम तरीके से 20-25 लोग जो है वो लगातार यहाँ पर नाम यहाँ पर सामने आते हुए नजर आते। तो तमाम तरीके से अगर इसमें सबसे बड़ी बात ये भी है कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव थे और सबसे पहले टिकटों का ऐलान जो है वो हरियाणा में जो है वो लोकसभाओं में कर दिया था, लेकिन इस बार भी देखा जाए तो जिस तरीके से बीजेपी यहाँ पर भी बाजी मारती हुई नजर आ सकती है, वो सबसे पहले टिकटों का ऐलान यहाँ पर कर सकती है और तमाम तरीके से जो रूठे कार्यकर्ता है उनको मनाने का काम यहाँ पर कर सकती है। तो तमाम तरीके से देखा जाए तो सबसे पहले टिकट वितरित करने का काम यहाँ पर बीजेपी कर सकती है। तो इस तरीके से यहाँ पर आकलन जरूर लगाए जा रहे हैं। लेकिन मोनू, दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ये चुनाव जो है बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि 2014 पर हम जब नजर डालते हैं तो वहां पर बीजेपी को जिस तरीके से सीटें 40 निकल कर आई थी, 2019 में जो है ये सीट जो परसेंटेज है और सीटों की गिनती अगर बात की जाए तो 40 हो गई थी। क्योंकि बीजेपी 2014 की बात करें 47 सीटें लेती है, 2019 में 40 पर सिमटती है, तो इस बार 2024 की अगर बात करें तो उसके नजर से देखें तो बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव होने वाला है, क्योंकि अब ऐसे में उम्मीदवारों को भी चुनावी मैदान में उतारना है। तो कैसे जो है पूरी तरीके से जो सत्ता पक्ष है, भाजपा है, वो रणनीति के साथ, कौन सी रणनीति के साथ इस बार जो है लोगों के बीच में उतर सकती है? मोनू, बिल्कुल पूरी तरीके से पूरी रणनीति को लेकर के जो है वो कहीं ना कहीं मैदान में जो है वो कैंडिडेटों को उतारा जाएगा। यहाँ पर बात की जाए तो कहीं ना कहीं आरएसएस जो है वो कहीं ना कहीं उनकी जो है वो यहाँ पर नहीं मानी जाएगी। वो तमाम तरीके से यहाँ पर बीजेपी के जो सूत्रों से जो खबरें आ रही है वो भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। वही बात की जाए तो तमाम तरीके से सर्वे के आधार पर जो है वो यहाँ पर टिकट दी जाएगी। किसी तरीके से यहाँ पर लगातार कई बार जो है वो सर्वे यहाँ पर किया जा रहा है, क्योंकि अब की बार जो है वो 2024 के चुनाव में जो है वो बीजेपी किसी तरीके की भूल यहाँ पर नहीं करना चाहती, कोई मौका यहाँ पर चूकना नहीं चाहती। वो पूरी तरीके से यहाँ पर लगातार जो है वो सर्वे के आधार पर यहाँ पर टिकट दी जा रही है, चाहे वो पूर्व विधायक रहे हो, चाहे वो मौजूदा विधायक रहे हो, चाहे वो तमाम तरीके से कार्यकर्ता मजबूत फील्ड में नजर आ रहे हो, तो तमाम तरीके से सर्वे के आधार पर जो है वो यहाँ पर टिकट जो है वो देने का काम करेंगे। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो 90 के 90 विधानसभा चुनाव को जीतने का यहाँ पर दावा जो है वो बीजेपी करती नजर आ रही है। वहीं बीजेपी, अगर कांग्रेस की भी बात की जाए तो कांग्रेस में भी लगातार सर्वे के आधार पर जो है वो टिकट देने का दावा यहाँ पर किया जा रहा है। तमाम तरीके से यहाँ पर सर्वे जो है वो भी कांग्रेस कई बार करवा चुकी है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो हरियाणा में जो मुकाबला रहेगा वो बीजेपी और कांग्रेस का मुकाबला यहाँ पर देखने को मिलेगा। लेकिन बात की जाए तो दूर दूर तक जो तमाम तरीके की जो छोटे दल की जो पार्टियां हैं, चाहे वो
की जाए, चाहे वो जेजेपी की बात की जाए, चाहे वो इंडियन नेशनल लोकदल की बात की जाए, चाहे वो बीएसपी की बात की जाए, तो तमाम तरीके से अभी इसी तरीके जो इन दोनों पार्टियों के मुकाबले में ये कहीं भी इनके नाम इर्द गिर्द भी सामने नहीं आ रहे। लेकिन कहीं ना कहीं हरियाणा में जो चुनाव जो रहेगा वो कहीं ना कहीं दो पार्टियों में रहेगा, कांग्रेस और बीजेपी में। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से 1 अक्टूबर को जो है वो चुनाव होना है और कहीं चुनाव होने के बाद में पिछली योजना के तहत अगर नजर डाली जाए तो लगभग 1 हफ्ते में जो है वो रिजल्ट सामने आता था। लेकिन इस बार जो है 1 अक्टूबर को चुनाव है तो 4 तारीख को जो है वो परिणाम सामने आने हैं। तो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग पूरी तरीके से यहाँ पर किसी तरीके का कोई मौका देने का काम नहीं कर रहा है। एक तरफ 4 दिन के बाद जो है वो परिणाम। ठीक है मोनू, मैं आपके पास लौट रहा हूँ। विजेंद्र हमारे साथ भी है। विजेंद्र, आप किस तरीके से देख रहे हैं? चूंकि चुनावों का एक तरफ जो ऐलान होता है और दूसरी तरफ जो है पहले से ही कमर कसकर जो है मैदान में है, जो है पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां अपने अपने तरीके से जो है जनता को लुभाने की कोशिश कर रही हैं। तो वही विपक्ष की बात करूं तो कांग्रेस जो है यहां पर 10 साल का हिसाब मांगती हुई जनता से जो है दिखाई दे रही है, जनता के बीच में जा रही है कि जो सत्ता में पार्टी है उसे 10 सालों का जो हिसाब मांगा जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहां पर विजेंद्र ये उठता है कि जनता किसका हिसाब करेगी इस बार के चुनावों में? कैसे क्या देख रहे हैं आप? बिल्कुल, देखिए कांग्रेस लगातार मैदान में है और हरियाणा में दौरे कर रही है और हिसाब मांग रही है भाजपा से। 10 साल का के 10 सालों में उन्होंने हरियाणा का कितना विकास किया, तमाम उन जिलों का कितना विकास किया जो सबसे ज्यादा पिछड़े हुए जिले हैं। खासतौर पर मेवात की बात करें तो मेवात काफी पिछड़ा हुआ है, उसमें कितना विकास हुआ। ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं कांग्रेस जो लगातार उठा रही है। लोकसभा चुनाव में भी लगातार इस तरह के मुद्दे उठे थे और कहीं ना कहीं जिस तरह से 5 सीटों पर लोकसभा में भाजपा रही और 5 सीटों पर कांग्रेस रही, तो कहीं ना कहीं जो मुकाबला है इस बार बिल्कुल टक्कर का मुकाबला नजर आ रहा है। लेकिन जिस तरह से दावा किया जा रहा है भाजपा की ओर से, कांग्रेस की ओर से कि इस बार हरियाणा में भाजपा सरकार बनाने जा रही है, वहीं कांग्रेस के कार्यकर्ता दावा करते हैं कि इस बार हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है जो तमाम नेता चुनावी मैदान में है, जिन्होंने खासतौर विपक्ष में बैठकर जो लगातार जनता के बीच गए, कौन कौन से ऐसे मुद्दे थे जो जनता के मुद्दे थे, जो सीधा जनता से कनेक्ट हो रहे थे, उसको कितना समझाने में या पार्टी की नीतियों को कितना समझाने में सफल रहे, जनता कितना विकास उन पर करेगी। जो लोगन प्रलोभन चुनावी जब समय होता है तो नेताओं की ओर से लोगन प्रलोभन दिए जाते हैं, वादे दावे किए जाते हैं, लेकिन चुनाव के बाद जब सत्ता में सरकार बनती है तो उन दावों पर कितना काम किया जाता है, कितना जनता संतुष्ट रहती है। हम गुरुग्राम की बात करें तो गुरुग्राम में तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लगातार विपक्ष उठा रहा है। जल भराव का मुद्दा, प्रदूषण का मुद्दा, हॉस्पिटल का मुद्दा, बस स्टैंड का मुद्दा, तमाम ऐसे मुद्दे हैं। ऐसे ही गुरुग्राम की जो अलग अलग 4-5 जो विधानसभा सीटें हैं, 9 विधानसभा सीटें हैं, तो कहीं ना कहीं उन पर भी इसी तरह के मुद्दे विपक्ष उठा रहा है। तो अब ये सबसे बड़ा सवाल है कि टिकट बंटवारे को लेकर तमाम पार्टियों से जो दिग्गज टिकट मांग रहे हैं, चाहे कांग्रेस या आपको बात करें बीजेपी, टिकट मांग रहे हैं, उनका टिकट का जो बंटवारा कैसे किया जाएगा, अगर टिकट के चलते जो नाराजगी झेलनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों कांग्रेस की बात करें या बीजेपी को नुकसान होते जरूर नजर आएगा। ठीक है मोनू, अगर 2019 के चुनावों पर अगर नजर डालें, पीछे थोड़ा सा जाकर देखें तो इतिहास के पन्ने में दर्ज है कि किस तरीके से 2019 में किसी भी पार्टी को जो है बहुमत दिखाई नहीं दिया था। पूर्ण बहुमत यानी कि किसी भी पार्टी को नहीं मिला हुआ था। लेकिन अगर बड़े दल के रूप में अगर बात की जाए तो बीजेपी जरूर जो है उभरकर नजर आई थी, जो कि 2024 के विधानसभा चुनाव में जो है इस बार जो दावा ठोक रही है कि 90 सीटों पर हमारी जो है पार्टी जीत दर्ज करने वाली है। कैसे देख रहे हैं, कौन सी सीट पर जो है ज्यादा फोकस यहां पर बीजेपी की तरफ से देखने को मिल सकता है? मोनू, हालांकि मेरी आवाज किसी कारण बस जो है मोनू तक नहीं पहुंच पा रही है। यहां छोटे से ब्रेक के लिए रोकेंगे। ब्रेक के बाद जो है बात करेंगे इसी सवाल को लेकर कि कौन सी सीट पर किस पार्टी की नजर यहां पर रहने वाली है। छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। हम हरियाणवी अब हैप्पी कार्ड से मुफ्त बस यात्रा करते हैं। म्हारा हरियाणा, नॉन स्टॉप हरियाणा।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि आखिरकार 2019 में जिस तरीके से पूर्ण बहुमत जो है किसी भी दल को यहां पर दिखाई नहीं दिया था, हरियाणा के चुनाव की खासतौर पर बात करें, चुनावी ऐलान जो है हो चुका है, तारीखों का ऐलान हो चुका है, किस दिन जो है वोट डाले जाएंगे ये भी जो है चुनाव आयोग ने ऐलान कर दिया। लेकिन अब इस बार 2024 के हरियाणा चुनाव में देखने वाली बात होगी कि कौन से पार्टी का जो है किस जो सीट पर जो है ज्यादा फोकस रहने वाला है। मोनू, मैं ब्रेक से पहले आपसे सवाल कर रहा था कि किस तरीके से जो है पहले में 2019 में अगर किसी पार्टी को नहीं मिला जो है बहुमत, जो है इस बार देखने को मिल सकता है। देखा जाए तो तमाम तरीके से कई जो है वो विधानसभा सीटें ऐसी रहेंगी जिन पर बीजेपी की तरीके से मुस्तैदी जो है वो नजरी रहेंगी। चाहे वो जिस तरीके से अभय चौटाला जिस विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे उस पर सबसे ज्यादा जो है खास तौर पर नजर रहेगी। वहीं दुष्यंत चौटाला की भी बात की जाए तो जिस सीट से जिस विधानसभा से जो है वो जेजेपी के जो दुष्यंत चौटाला है वो चुनाव उस पर सबसे ज्यादा पैनी नजर रहेगी। लेकिन फरीदाबाद की भी बात की जाए तो सबसे बड़ी बात यह है कि कुरुक्षेत्र से क्योंकि न्याज सिंह सैनी है खुद वहां से, वहां पर भी जो है वो सबसे ज्यादा नजर रहेगी क्योंकि तमाम तरीके से वहां पर भी एडी से जो चोटी का जो है वो जोड़ यहाँ पर लगाया जाएगा। क्योंकि तमाम तरीके से यहाँ पर क्योंकि हरियाणा के मुख्यमंत्री जो खुद स्वयं चुनाव लड़ेंगे और कहीं ना कहीं चुनाव जो है वो जिता करके यहाँ पर बीजेपी को अपनी झोली में डालना है, यहाँ पर भी सबसे ज्यादा पैनी नजर यहाँ पर रहेगी। लेकिन बात की जाए तो फरीदाबाद के सबसे ज्यादा विधानसभा की सीट को लेकर के, क्योंकि पटना विधानसभा एक ऐसी सीट है क्योंकि 2014 से लेकर के और 2019 तक की बात की जाए तो अभी तक वहां पर बीजेपी जो है अपना कमल नहीं खिला पाई है। क्योंकि पहली बार जो है वो कांग्रेस के विधायक रहे, दूसरी बार में जो है वहां पर बीएसपी ने बाजी मारी और तीसरी बार जो है वो निर्दलीय में जो है वहां पर बाजी मारी। लेकिन अब की बार जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी जो है बीजेपी पार्टी की पूरी तरीके से पैनी नजर रहेगी। क्योंकि यहाँ पर जो है पृथला विधानसभा में आखिरकार किसको टिकट देती है, किसको जीत हासिल मिलती है, यहाँ पर सबसे बड़ी पैनी नजर रहेगी। क्योंकि पृथला विधानसभा एक ऐसी है जब से विधानसभा अलग हुई है और आज तक की बात की जाए तो अभी तक जो है वो कमल यहाँ पर नहीं खिला पाई है। तो यहाँ पर भी तमाम तरीके से विधानसभा को मनु बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बहरहाल चुनावों का ऐलान हो चुका है, लेकिन आने वाले दिनों में देखना यह होगा कि कौन सी पार्टी जो है किस तरीके से जो है जनता के बीच में जाती है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।